नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से की बात। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा। दोनों नेताओं ने आगामी 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर संवाद को बढ़ावा देने की भारतीय पहल जैसे मुद्दों पर किए विचार साझा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्तधारा की शुरुआत की। पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग कर नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने पर करेगा मदद। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यह पोर्टल जियोटैग के भंडार के रूप में करेगा काम। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण एवं पंचायतों की भूमिका सतत विकास लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी विषय पर आयोजित किया राष्ट्रीय वेबिनार। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में भूखमरी को जड़ से समाप्त करने के लिए पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। और देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने देश भर में 150 बीज हब बनाकर अब तक 5500 उन्नत किस्में की हैं तैयार। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल से बात की। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों नेताओं ने कोविड टीकों में सहयोग, जलवायु और ऊर्जा केंद्रित विकास सहयोग तथा व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आगामी 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर संवाद को बढ़ावा देने की भारतीय पहल जैसे मुद्दे पर विचार साझा किए। उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में समावेशी सहयोग को बढ़ावा देने पर दोनों पक्षों के दृष्टिकोण की समानता पर जोर दिया। पीएम मोदी और चांसलर मर्केल ने भारत जर्मनी सामरिक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने एक नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्तधारा की शुरुआत की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल की विशेषताएं आपको बताते हैं। सरकार ने एक नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्तधारा की शुरुआत की है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने पर काम करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पोर्टल जियोटैग के भंडार के रूप में काम करेगा। इसके अलावा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में करेगा मदद। इसके साथ साथ प्रति बूंद अधिक फसल और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ फील्ड फोटो जैसी विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी मदद करेगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिया गया नाम बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह पहल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अथक संयुक्त प्रयासों की परिणति है। विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के वास्ते ग्रामीण नियोजन के लिए सरकार 2G2 सेवा को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपने समृद्ध सूचना आधार, उपग्रह चित्रों और विश्लेषणात्मक क्षमताओं के कारण भुवन देश में कई विकासात्मक योजना गतिविधियों के लिए एक वास्तविक भू-स्थानिक तन मंच बन गया है। सतत विकास लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी पर वेबिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक समुचित विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत कार्य कर रही है। विगत 7 वर्ष में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतें ग्रामीण अंचल में वैश्विक भागीदारी की भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। देश में भूखमरी को जड़ से समाप्त करने के लिए पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में अब और तेज गति से कार्य करना है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण एवं पंचायतों की भूमिका सतत विकास लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी विषय पर कही।
वेबिनार में पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में भुखमरी मुक्त विश्व जैसे गंभीर और सामयिक विषय पर चिंतन करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों को बधाई दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य में भूख रहित विश्व के लिए हमारी पंचायती राज संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। पूरे विश्व में एशिया ही ऐसा भूभाग है जहां दुनिया के 2/3 लोग रहते हैं और ये कड़वी सच्चाई है कि एशिया में 51 करोड़ लोग अल्पपोषित हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर कार्य करना है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने देश भर में 150 बीज हब बनाकर अब तक 5500 उन्नत किस्में तैयार की हैं, जिनमें बीते 7 साल में तैयार की गई 1300 किस्में सूखा रोधी और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली हैं। देश में उन्नत बीज सुधार कार्यक्रम पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव से। कृषि उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए बीजों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी हमारे साथ मौजूदा ICAR के ADG डॉक्टर DK यादव। उन्नत किस्म सुधार कार्यक्रम और बीजों की भूमिका किस तरह देखते हैं आत्मनिर्भर भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर? तो अगर हम उन्नत किस्मों का बीज लें और उसका गुणवत्ता वाला बीज लें उन्नत किस्म का, तो वो लगभग 40% तक की उत्पादकता जो किसान अपना बीज यूज करता है उससे बढ़ जाती है। पिछले लगभग 1969 से बात करें तो 5500 से अधिक किस्में हमने जो हैं वो अनुमोदित की हैं और अगर पिछले 7 सालों की बात करें तो उसमें 1575 किस्में विकसित की गई हैं और इन किस्मों में लगभग 1300 किस्में हैं जो वो विभिन्न जो मौसम के जो क्लाइमेट रेजिलियंस वैरायटीज़ हैं, जो इनमें के अगर सूखे के प्रति आपके अधिक बरसात के प्रति विभिन्न बीमारियों और कीड़ों के प्रति उनमें अच्छी प्रतिरोधकता है और वो उच्च पैदावार देने के लिए सक्षम है। पर्यावरण की जो बदलती मौसमी परिस्थितियां, उनकी चुनौती का सामना करना, ऐसे में इन परिस्थितियों से निपटने के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो चुनौती हमारे सामने है उसमें बीजों की भूमिका महत्वपूर्ण। तो किस तरह के बीज आज और किस तरह की रेजिस्टेंस वैरायटियों की आज जरूरत हम देखते हैं? 7-8 वर्षों में जो हमारा जो प्रयास रहा, फोकस रहा, वो क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ और बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ को विकसित करने में रहा। और जैसे मैंने बताया कि 1575 जो किस्में पिछले 7 साल में पैदा की गई, उनमें 1300 किस्में हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंट हैं, जिसमें आपकी सूखा रोधी है, गर्मी के प्रति है, अधिक जो फ्लडिंग के लिए है, बाढ़ के समय सबमर्जेंस जो पानी भराव होता है, और अन्य बीमारियों और कीड़ों को जैसे जिस फसल में जिस तरह का वो है, तो वो किस्में पैदा की गई। और उसमें हमारा प्रयास ये है कि इन किस्मों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रजनक बीज पैदा करके जो हमारी विभिन्न बीज उत्पादन जो संस्थाएं हैं, सरकारी गैर सरकारी FPO NGO, उनको हम उसकी अधिक से अधिक मात्रा दें। किस तरह बीजों की भूमिका के जरिए दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन के दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं? दलहन में जैसा कि पिछले जब हम 15-16 की बात करें तो लगभग 7 से 8 मिलियन टन पैदावार की जो उत्पादकता हमारी बढ़ी है। कृषि मंत्रालय का और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर का एक जो बीज हब का, दलहन में बीज हब का जो 150 बीज हब जो हमने इम्प्लीमेंट किए और उसमें एक अच्छी जो व्यवस्था की गई कि उसमें जो बीज उत्पादन के लिए अलग से जो धनराशि दी गई, संयंत्र लगाने के लिए धनराशि दी गई, और उससे क्या हुआ कि जो दलहन के बीज उत्पादन में एक बहुत ही आशातीत हमारी प्रगति हुई। तो ये थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव, जिनका मानना है कि कृषि उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, बल्कि उन्नत किस्मों को बीज तैयार कर उन्हें किसानों तक समय पर पहुँचाना भी बेहद जरूरी है। मेरे सगी कैमरामैन विनय के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 23 से 27 अगस्त 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। खास बातें आपको बताते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 23 से 27 अगस्त 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। किसानों तथा रूफटॉप सोलर चरण 2 के उपभोक्ताओं को PM कुसुम की जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये दोनों योजनाएं मार्च 2019 में लॉन्च की गई थी और देश में अनेक राज्यों द्वारा इन्हें लागू किया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र, वेबिनार, पैनल चर्चा, लाभार्थियों के साथ बातचीत सहित ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा सोसाइटी उपभोक्ता पंजीकरण और रूफटॉप एप्लीकेशनों की प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी। सोलर एम्बेसडर रूफटॉप उपभोक्ताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें विभिन्न राज्यों में रूफटॉप सोलर प्रणाली लगाने के लाभ और प्रक्रिया की जानकारी देंगे। सोलर एम्बेसडर रूफटॉप सोलर की स्थापना से संबंधित क्षमता, बिजली उत्पादन और बचत की रिपोर्ट करेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने पहले से सोलर रूफटॉप लगवा रखे हैं वे अपनी सेल्फी लेंगे और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। अब तक 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों को चिन्हित किया है। कोणार्क और मोढेरा सोलर शहर के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया में है। विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक एप्लीकेशनों पर लाभार्थियों और ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कोणार्क और मोढेरा सोलर शहर के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया में है। प्रशिक्षण में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक एप्लीकेशनों पर लाभार्थियों और ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में बड़ी भागीदारी ग्राम स्तर की महिला उद्यमियों की होगी। साथ ही आजीविका में विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक एप्लीकेशनों के बारे में ज्ञान और जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर और मिजोरम राज्य के लाभार्थियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया जाएगा। पीएम कुसुम के लिए तैयार जन जागरूकता और कम्युनिकेशन सूचना का प्रसार किया जाएगा। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत स्वयं चलाए जाने वाले और सौर पंप घटक में सौर ऊर्जा के उपयोग का प्रावधान है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के साथ जागरूकता और फीडबैक सत्र का आयोजन किया जाएगा। पीएम कुसुम के 3 घटकों के अंतर्गत संभावित वित्तीय समाधान पर पृथक ऑनलाइन सत्र में विचार विमर्श किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में सेब की मंडी में कोविड नियमों के उल्लंघन से सेब विक्रेता चिंतित हैं। मंडी में मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि कोरोना से डर तो लग रहा है, लेकिन माल बेचने के लिए मंडी में तो आना ही पड़ेगा। मंडी में कोविड टेस्टिंग नहीं हो रही है, इससे डर लग रहा है। दरअसल मंडियों में हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में से किसान सेब की पेटी लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में व्यापारी, वाहन चालक सभी लोग एक दूसरे के साथ संपर्क कर रहे हैं, जिससे कोविड का हर मंडी में डर बना हुआ है। प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं कि मंडियों में आने वाले लोगों को कोविड जांच हो, जिससे कोरोना से संक्रमण का खतरा कम हो सके। और आइए अब देखते हैं क्या रहा मंडियों का हाल इस रिपोर्ट में। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 1,53,05,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,56,29,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 76,04,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 73,81,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मक्का के भाव इस प्रकार रहे।
छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में 21 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए, जो कि 23 अगस्त को भी बिना किसी बदलाव के 1,700 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 21 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,925 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 25 रुपए बढ़कर 1,950 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 23 अगस्त को मक्का का भाव 100 रुपए टूटकर 1,700 रुपए हो गया, जबकि 21 अगस्त को यहाँ इसका भाव रहा 1,800 रुपए। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 21 अगस्त को मक्का की खरीद 2,125 रुपए पर हुई। 23 अगस्त को यहाँ इसका भाव 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 2,130 रुपए हो गया। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। राजस्थान के जोधपुर और दूसरे जिलों में फसल ज्यादा घनी हो गई हो तो उसमें से कमजोर पौधों को खाड़ दे, ताकि मिट्टी में मौजूद नमी और पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल हो सके। ये मौसम मूंग और मूंगफली में रोग लगने के लिए अनुकूल है। इन दिनों मूंग में सफेद मक्खी और तना चूसक की निगरानी करते रहें। वहीं मूंगफली की फसल में दीमक और कीड़ों की निगरानी करें। अगर किसी तरह का नुकसानदायक कीट दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। जोधपुर और बाड़मेर में खरीफ की फसल को कीट की प्रकोप से बचाने के लिए लाइट ट्रैप का उपयोग करें। लाइट ट्रैप बनाने के लिए एक बल्ब को किसी खटके की मदद से पानी और कीटनाशक घोल के साथ बांध दें। जैसे ही कीट बल्ब पर हमला करेंगे तो टकराकर पानी और कीटनाशक के घोल में गिरकर मर जाएंगे। मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण का काम भी करें। समय पर बोई गई ग्वार की फसल में भी तना चूसक लगने का खतरा है। मध्य प्रदेश में कपास में तना चूसक की निगरानी करें। मक्का में इन दिनों कीड़ा लगने का डर है। धान की फसल में तना भेदक की निगरानी करते रहें। अगर धान की फसल में पीला तना भेदक या उसके अंडे दिखे तो उन्हें नष्ट कर दें। फसल में छोटी तितली जैसा भूरे रंग का कीट तना भेदक हो सकता है। मध्य प्रदेश के किसान आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते के बाद उन्नत किस्म के आलू की बुआई करें। ये मौसम बागवानी के लिए भी अनुकूल है। इन दिनों अमरूद, पपीता और आम जैसे फलों की पौध लगाएं। माना जाता है कि अमरूद अमेरिका और वेस्ट इंडीज से आया, लेकिन भारतीय जलवायु में ये इस कदर घुल मिल गया है कि हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में अलग अलग तरह का मौसम होता है। कभी भीषण गर्मी पड़ती है तो कभी भयंकर सर्दी। अमरूद दोनों तरह के मौसमों को सहन कर लेता है। उपज के मामले में आम, केला और नींबू वर्गीय फलों के बाद अमरूद का नंबर चौथा है। अभी इसकी बढ़वार का समय है। नई बढ़वार जिस पर फूल लग रहे हो उसकी शाखा का 3/4 हिस्सा काट कर निकाल दे। ऐसा करने पर हालांकि बरसात की फसल कम हो जाएगी, लेकिन रबी के दौरान बड़ी संख्या में फल आएंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है। अमरूद में आमतौर पर मार्च से मई के बीच फूल लगते हैं। इसकी फसल अगस्त से लेकर मध्य अक्टूबर तक मिलती है, इसलिए बाहर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए यूरिया का 10% घोल बनाकर फूलों पर छिड़के। तेज धूप से पेड़ों के झुलसने का भी खतरा है। इससे बचाव के लिए तनों और बड़े अंगों पर कॉपर और चूने का लेप लगाएं। अमरूद की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है। पहली बार फरवरी मार्च में और दूसरी बार जुलाई अगस्त में। जिन किसानों ने फरवरी मार्च में रुपाई की थी वो 10-15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बहने वाली प्रमुख नदियों में से कुछ नदियों का जलस्तर काफी नीचे आ गया है, पर बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक 113 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन गांवों की 60,692 आबादी पर इससे असर पड़ा है। इन गांवों की 5,500 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरित की जा रही है। आपदा प्रबंधन कार्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 40 गांव गोला तहसील के प्रभावित हैं। ग्रामीण नावों से सड़क तक पहुंच रहे हैं। सदर तहसील के 26 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। यहां पर राप्ती और रोहिन का असर है। इसके अलावा सहजनवा और कैपियरगंज के 13 गांवों में भी बाढ़ का पानी है। खजनी के 15 बांस गांव के 4 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचा है। अब तक बाढ़ प्रभावित गांवों में 1165 खाद्यान्न पैकेट वितरित किए जा चुके हैं।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने और लैंगिक भेदभाव रोकने तथा लड़कियों की सुरक्षा जैसे सामाजिक कारणों की हिमायत करने में लोक कथाओं की क्षमता का उपयोग करने का आह्वान किया है। नायडू ने अपने देश की लोक कथाओं की परंपराओं का समृद्ध डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उपराष्ट्रपति ने भारत में लोक कला और मौखिक परंपराओं के महान इतिहास और समृद्ध विविधता पर प्रकाश डाला और उन्हें लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षण के कारण इतिहास में भारत की लोक कथा फली फूली। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण भारत और लोक कथा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रामीण जीवन में हमारी सभ्यता के मूल्य और सांस्कृतिक परंपराएं अंतर्निहित हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है कि ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए किसान समाचार। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।